तो मैंने दिया था आप लोगों को प्रेजेंटेशन का टॉपिक सेमेंटिक मार्कअप, ठीक है। आप लोगों ने सही आगे डिफाइन किया, ठीक है। मार्कअप जो है ऐसे टैग्स होते हैं जो आप जो है दूसरे डेवलपर्स को बता रहे हो कि इसमें क्या है। एग्जांपल भी दी थी बच्ची ने आके, और एक अच्छी बात कि एक ने आगे बताया भी था कि हम अपने लिए तो वेबसाइट बना लेते हैं, लेकिन जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनको कैसे समझ में आएगी हमारी वेबसाइट। अच्छा, तो हम इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि लेट सपोज दो दोस्त हैं, ठीक है। आपका नाम क्या है? हुरिया। आपका नाम क्या है? फरा। ठीक है, दो दोस्त हैं, फरा और हुरिया। नहीं हो ना तो बन जाना दोस्त, कोई मसला नहीं है, ठीक है। एक का नाम क्या है? हुरिया। दूसरे का नाम क्या है? फरा। अच्छा, दोनों को एक टास्क मिलता है कि आपने ना एक वेबसाइट बनानी है और उसको ना गूगल पे लाइव करना है। एक वेबसाइट बनानी है और गूगल पे लाइव करना है कि कोई भी जाए उस वेबसाइट का नाम लिखे गूगल पे और आपकी वेबसाइट आनी चाहिए, ठीक है। दोनों को टास्क मिला, ठीक है भाई। दोनों को जो है किस से बनाना है? HTML से बनाना है, CSS यूज़ करनी है, ठीक है। अब इतना ही काम करना है। अच्छा ठीक है, दोनों काम पे लग गई हैं। दोनों ने वेबसाइट बनाने के लिए HTML लिखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि HTML तो ज़रूरी है ना स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अच्छा भाई, जब दोनों ने बना लिए, उनको दोनों ने लाइव कर दिया गूगल पे। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं, जब हम सर्च कर रहे हैं उस वेबसाइट का नाम, तो फरा की वेबसाइट ऊपर आ रही है, ठीक है, टॉप पे। वो देखते हैं ना गूगल पे सर्च करते तो काफ़ी सारे लेवल्स आते हैं कि भाई 1 2 3, जो टॉप पे आती है। अच्छा, हम लोग इंसानी फितरत क्या है, वैसे जो पहले आएगी ना चीज़ उसको हम चाहते हैं सर्च करने के लिए। जो जैसे हमने सर्च किया, यहाँ पे मैंने सर्च किया लिंक्डइन, ठीक है। अब मैंने लिंक्डइन का नाम सर्च किया, ठीक है। अब इतने सारे यहाँ पे रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो मैं किस पे जाऊँगी? फर्स्ट वाले पे जाते हैं ना हम तो, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पे समझ लो फरा का नाम आ रहा है, फरा की वेबसाइट का नाम आ रहा है, ठीक है। और सेकंड पे किसका आ रहा है? क्या नाम था? हुरिया, ठीक है। सेकंड पे हुरिया का नाम आ रहा है। अब भाई हुरिया परेशान हो गई कि मैंने भी वही पढ़ा है जो फरा ने पढ़ा है, ठीक है। मैंने भी वो HTML लिखी है जो फरा ने लिखी है, लेकिन मेरा नाम सेकंड पे क्यों आ रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये दोनों जो है ना लड़ रही हैं आपस में कि भाई तुमने भी वही पढ़ा है, मैंने भी वही पढ़ा है, तुम ऊपर कैसे आ गई, मैं नीचे कैसे आ गई, ठीक है। अब दोनों का जब कोड देखा जाए तो सही है, दोनों ने HTML सही लिखे है, लेकिन जहाँ पर फरा ने यूज़ किया सिमेंटिक मार्कअप, वहाँ पे हुरिया ने यूज़ किए स्ट्रक्चर मार्कअप। अब ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। स्ट्रक्चर मार्कअप। अच्छा, मार्कअप आप लोग समझते ना टैग्स होंगे। मार्कअप मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें जो आप एक पेन से पेपर पे लिख सकते हैं, ठीक है, वही सारी चीज़ें आप HTML के थ्रू ब्राउज़र पे बना सकते हैं। तो किसके थ्रू बनाते हैं? टैग्स के थ्रू बनाते हैं। टैग्स हम लोगों ने पढ़े कि भाई इस तरह से सिंटैक्स होता है, और इसमें जो है आप जिस भी एलिमेंट का बनाना चाहते हो इसमें आप P दे सकते हो तो पैराग्राफ का बन जाएगा। आप इसमें B दे सकते हो तो क्या हो जाएगा? बोल्ड का हो जाएगा। तो हमने ये बनाना सीखे हैं। तो अब ये क्या होगा, मिस ये तो समझ में आता है स्ट्रक्चर, जिससे स्ट्रक्चर बनेगा। अगर हमने H1 बनाया तो उससे क्या बनेगा? H1 बनेगी, स्ट्रक्चर बन गया ना। अच्छा, अगर हमने इसमें पैराग्राफ बनाया, P यूज़ किया तो वो भी स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन ये सिमेंटिक क्या है? सिमेंटिक भी क्या होते हैं? टैग्स ही होते हैं। क्या होते हैं? टैग्स ही होते हैं, लेकिन इनकी स्पेशल मीनिंग होती है। क्या होती है? स्पेशल मीनिंग होती है। अब वो कैसे मीनिंग होती है कि आपको पता है कि ब्राउज़र पे ना, ब्राउज़र में वैसे तो पाकिस्तान में इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता। हम नॉर्मल यूज़र क्या कर सकते हैं? वेबसाइट पे कंटेंट डिलीट कर सकते हैं ना, कोई मसला नहीं है। उसको साउंड को प्ले कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, जो ब्लाइंड पीपल है, ब्लाइंड पीपल समझते हैं जिनके पास आंखें नहीं होती, ठीक है ना। अब वो कैसे, आपको लगता है वो इंटरनेट यूज़ करते होंगे? करते हैं। कैसे करते होंगे? वो तो देख नहीं सकते, वो कैसे करते होंगे? जैसे अगर हमने अपनी उसमें बुक्स में पढ़ा हो कि वो रीड तो कर सकते हैं, वो उनके लेटर्स वगैरह उभरे हुए होते हैं, उसको वो कर सकते हैं ना, वो पढ़, उनकी अलग से राइटिंग होती है। वैसे वो पढ़ तो सकते हैं, वो रीड कर सकते हैं, देख तो सकते नहीं है वो। तो वेबसाइट को कैसे यूज़ करेंगे वो? यस, ठीक है, वॉइस कंट्रोल के ज़रिए। कि अगर आप वॉइस ना रिकॉर्डर्स होते हैं, ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डर्स। कि आप किसी वेब पेज पे जाते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करो, उसको छोड़ दो, वो पूरी वेबसाइट पे जो कुछ जो है लिखा हुआ है वो आपको रीड करके बता सकता है। भाई सुन तो सकते हैं ना वो, ठीक है, तो वो उनको सुना सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है कि वेबसाइट पे कि ब्लाइंड पीपल का भी ख्याल रखा जाता है कि जो वेबसाइट पे लिखा गया है ना उसको सुनाना भी है। अच्छा, सुनाते हुए अगर हमने यूज़ किया हुआ स्ट्रक्चर मार्कअप, ठीक है। लेट्स सपोज कल का जो है वो मैच हार गया पाकिस्तान, ठीक है। जख्म ताज़े कर दिए। देखते हैं हम लोग मैच, क्रिकेट, क्रिकेट लवर्स हैं यहाँ पे? कितने लोग हैं? नहीं, देखते ही नहीं है, दिल टूट जाता है हर बार, है ना। लेकिन फिर भी हम उम्मीद लगा लेते हैं, ठीक है हम। अच्छा, तो लेट्स सपोज मुझे ना कोई खुशी या गमी का इजहार करना है, ठीक है। जैसे हुर्रे वी वॉन द मैच, ख्वाबों में, ठीक है, जीत गए हम, सपोज कर लो।
ठीक है। अब मुझे वो बात लिखनी है वेबसाइट पे। अब मैंने उसको यूज़ करते हुए लिखा है स्ट्रक्चर मार्कअप। हम लोगों ने पढ़ा है ना कि अगर कोई चीज़ हमने इंपॉर्टेंट करनी हो, ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि भाई बी करके आप टैग बना लो तो उससे बोल्ड हो जाएगा। इस तरह से आप जो भी इंपॉर्टेंट बात है इसमें लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने इसका यूज़ किया ना तो जब मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर रीड करेगा ना तो उसको ऐसे नॉर्मली पढ़ेगा, हो रहा वी वॉन द मैच, कोई एक्सप्रेशन नहीं शो करेगा। लेकिन अगर मैंने इसको सिमेंटिक मार्कअप के थ्रू लिखा ना, बोल्ड का क्या होता है, सिमेंटिक मार्कअप स्ट्रांग होता है, ठीक है। टैग्स थोड़े से अलग होते हैं इसमें, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि अब जो है स्क्रीन रिकॉर्डर इसको वैसे ही पढ़ेगा जैसे मैं इसको बताना चाह रही हूँ कि भाई इसमें एक्सप्रेशंस आनी चाहिए, इसमें इंपॉर्टेंट बात है, जिस तरह से लिखी बात है उसको वैसे ही एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूंगी, सिमेंटिक मार्कअप को यूज़ करते हुए लिखूंगी, तो उसकी एक स्पेशल मीनिंग है ना कि हर एक चीज़ पे फोकस किया जा रहा है, कहीं पे उसको जो है खुशी का इजहार करना है, कहीं पे कोई चीज़ इंपॉर्टेंट करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके थ्रू होंगी, सिमेंटिक मार्कअप। तो यही वजह है कि गूगल जो है उन्हीं वेबसाइट को आगे लेकर आता है जिन वेबसाइट में सिमेंटिक मार्कअप यूज़ हुए होते हैं। क्यों, इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि ब्लाइंड पीपल के लिए भी आसानी है ना कि भाई उनको भी वही डिलीवर हो रहा है जैसा आप लोगों ने लिखा हुआ है। तो ये रीज़न है कि गूगल उन्हीं वेबसाइट को टॉप पे लेकर आता है जिनमें क्या हुआ होता है, सिमेंटिक मार्कअप यूज़ हो जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों करेंगे हम, क्योंकि जो ब्लाइंड पीपल है, क्योंकि वो तो स्क्रीन रिकॉर्डर्स यूज़ करेंगे तो उनको वैसे ही डिलीवर होना चाहिए जैसे हमने लिखा है। क्योंकि अगर हम नॉर्मल टैक्स से लिखेंगे तो वैसा डिलीवर नहीं होगा, वो वैसे ही पड़ेगा बिल्कुल विदाउट नो एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो हम इस वजह से क्या यूज़ कर रहे थे, सिमेंटिक मार्कअप। अच्छा, बहुत सारे टैग्स होते हैं इसमें, जैसे अगर हम बात करें कि हमने भाई बी हमने पढ़ा है बोल्ड करने के लिए, अब आपको ये यूज़ नहीं करना। अगर आप सिमेंटिक मार्कअप यूज़ करना चाहते हो ना, और ऑब्वियसली आप यूज़ करोगे, आप चाहोगे ना कि आपकी वेबसाइट गूगल पे टॉप पे आनी चाहिए, नंबर 1 पे आनी चाहिए, तो आप जो अच्छी अच्छी प्रैक्टिस है वही फॉलो करोगे। और गूगल क्या कहता है कि भाई आपकी वेबसाइट में सिमेंटिक मार्कअप होना चाहिए। तो सिमेंटिक मार्कअप अगर हम बात करें कि बोल्ड, हमें बोल्ड का बी का टैग यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें क्या यूज़ करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अच्छा, इस तरह से बात करें, दूसरा हमारे पास होता है इटैलिक, ठीक है। इटैलिक का फ़ायदा क्या होता है कि आपको जो इस तरह से टिल्ड से शो करवाता है, ठीक है। अगर आप इसके ऑल्टरनेट यूज़ करना चाहते हैं सिमेंटिक मार्कअप, तो फिर आप कौन सा यूज़ करेंगी, ई एम, ठीक है। ई एम का मतलब क्या है, एम्फेसाइज, ठीक है। अच्छा भाई, ई एम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे आपकी बुक में डिस्कस हुए हैं, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों को सिमेंटिक मार्कअप का समझ में आया ना कि सिमेंटिक मार्कअप क्या होते हैं, टैग्स ही होते हैं, लेकिन उनकी क्या होती है, स्पेशल मीनिंग होती है। उनकी मीनिंग अच्छा किस लिए यूज़ होते हैं कि भाई आपकी वेबसाइट में एस समझते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि आप अपनी वेबसाइट ना एसईओ करवाते हो कि भाई गूगल पे टॉप पे आनी चाहिए। अब उसमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। एक तो ये होता है जिसमें सिमेंटिक मार्कअप होता है, इसके अलावा भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिसेस होती हैं जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट गूगल पे टॉप कर जाती है, ठीक है, गूगल या किसी और ब्राउज़र पे। तो ये सारी उसमें एक आपका क्या आ जाता है, सिमेंटिक मार्कअप। अच्छा, हम चाहेंगे ना हमारी वेबसाइट गूगल पे नंबर 1 पे आनी चाहिए, तो हम सारी अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे। और गूगल हमें क्या बोलता है कि भाई अपनी वेबसाइट में ना सिमेंटिक मार्कअप यूज़ करो। तो अब हमने जितने भी टैग्स हमने पढ़े, एक तो 2 हमने देख लिए, इसके अलावा बुक में भी काफ़ी अच्छे डिस्कस हुए हैं। सही, तो समझ में आया आप लोगों को सिमेंटिक मार्कअप। तो बताएं सिमेंटिक मार्कअप क्या है, टैग्स ही होते हैं। अच्छा भाई, इनका फ़ायदा क्या है यूज़ करने का, हाँ, वेबसाइट टॉप पे आती है। टॉप पे क्यों आती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ब्लाइंड पीपल के लिए वो स्पेशल टैग यूज़ हुए होते हैं, ठीक है। और हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों का ख्याल रखना है कि अब जो वेबसाइट आप बनाएंगे ना उसमें सिमेंटिक मार्कअप का यूज़ करना है। सही, तो ये क्लियर हो गया। अब बुक में हम जाते हैं। अच्छा, बुक आप लोगों ने डाउनलोड कर ली है सब ने कंप्यूटर में, बड़ी हंसी आ रही है, खैर है, कोई लतीफ़ा सुना दिया मैंने जी। नॉन सिमेंटिक जो है वो स्ट्रक्चर हो जाएंगे, ठीक है। देखें, सिमेंटिक ये हो गए जिनकी मीनिंग है, जिनकी कोई मीनिंग नहीं जिससे स्ट्रक्चर ही बन रहा है वो कौन से हो जाएंगे, स्ट्रक्चर हो जाएंगे। स्ट्रक्चर भी कह सकते हो आप इसको, और नॉन सिमेंटिक भी कह सकते हो, ठीक है। जिसकी कोई मीनिंग नहीं जैसे स्ट्रक्चर बना रहे हो। ये अच्छा सवाल था, आपने इसकी वो चेक की थी, टाइप्स वगैरह, टाइप्स आ रही थी, सही। अच्छा भाई, बुक आप लोगों ने डाउनलोड कर लिए सब ने। बुक का नाम क्या था, HTML CSS बाय जॉन डकेट, मैंने आप लोगों को शेयर भी कर दी थी, और आप लोग उसको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके भी रख सकते हो संभाल के। तो इसमें हमने चैप्टर 1 पढ़ लिया था, चैप्टर 2 पढ़ लिया था, और ये चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक था जो मैंने आपको दिया था, सिमेंटिक मार्कअप, ठीक है। बाकी तो हमने इसमें कवर कर लिए थे, जस्ट ये रह गया था सिमेंटिक मार्कअप। आप इसे पढ़ भी सकते हो, देखो ये लिखा हुआ है, चाहते तो बुक से ही पढ़ लेते, आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी मिल जाती, ठीक है। देखिए, स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं कि आपने अब बी की जगह स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ करना है, आई की जगह किसका यूज़ करना है, ई एम,
ठीक है, तो ये फुल फॉर्म भी लिखी हुई है, एम्फेसाइजेस, ठीक है, किसी बात पे जोर देना हो उसको हम कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा ब्लॉक कोड होता है कि अगर आपने किसी की बात लिखनी है ना अपनी वेबसाइट पे, लेट सपोज आपने गालिब का शेर लिखना है अपनी वेबसाइट पे, कोई उर्दू की आप ब्लॉग बना रहे हो, उसमें आपको ज़रूरत पड़ गई किसी का शेर लिखने की, ठीक है, अब गालिब का शेर है, आपका तो नहीं है ना, तो अगर आप किसी की चीज़ को यूज़ करोगे तो आप पे कॉपीराइट का इशू आ जाएगा ना, भाई आपने कॉपी किया, आपका तो नहीं था, आपने कॉपी किया है, तो भाई फिर तो आपके ऊपर फाइन लगेगा और कानूनी कार्रवाइयाँ होंगी, ये तो मसला हो जाएगा। तो लेकिन हमें यूज़ भी करना है, उन्हीं का यूज़ करना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है ना इसको थोड़ा सा एहतियात से यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। क्या होता है कि ब्लॉक कोड का एक टैग है, ठीक है, आपको दिखा रहा है, इसका ओपनिंग टैग है, यहाँ पे क्लोजिंग टैग है, इसमें एक एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया था, ओपनिंग टैग में कुछ इस तरह से आपको दिखे कि इक्वल हो, एक तरफ इस तरफ वर्ड लिखा हो, राइट पे एक लेफ्ट पे लिखा हो, तो इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, एट्रीब्यूट, ठीक है, हर एक टैग का अलग होता है, जैसे इसका साइड है, लास्ट क्लास हमने किसका पढ़ा था, एब्रीवेशन का पढ़ा था, उसका क्या था, टाइटल था, ठीक है, हर एक टैग का अलग हो सकता है। अच्छा, इसमें क्या है, सही है कि आपने जो है उसको मैंने क्लिक कर दिया, चैप्टर 2, ठीक है, कोई मसला नहीं कि आप कंटेंट जो है लिख सकते हो, लेकिन आपने क्या करना है कि बताना पड़ेगा, इसको जो ना रेफरेंस देना पड़ेगा कि आपने कहाँ से यूज़ किया है, किस साइट से यूज़ किया है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कोई गालिब का शेर यूज़ करना चाह रही हूँ, ठीक है, हमने सर्च किया गालिब पोइट्री, मिर्ज़ा गालिब आ गए, ठीक है, अब इनका कोई शेर हम कॉपी कर लेते हैं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले हैं, आगे नहीं लिखा हुआ, आगे एक और भी तो लाइन होती है इसके, एक एक लिखा हुआ इन्होंने, अच्छा ये कर लेते हैं, सही, ये वाला मैंने कॉपी किया इनका शेर, कॉपी करने का ऑप्शन नहीं दे रहा मुझे, देखो कॉपी करने की इजाज़त भी नहीं दे रहा, लेकिन हम कोई ना कोई करेंगे, कोई दूसरी वेबसाइट भी मिल जाएगा। नहीं बच्चे, आप नहीं देखो, ये नहीं देखो, पूरा नहीं लिखा हुआ, किसी और साइट पे चले जाते हैं, कॉपी करने की इजाज़त नहीं दे रहा, ठीक है, कॉपी करने का ऑप्शन इन्होंने बंद किया, बड़े चालाक हैं, कोई ना कोई हमें मिल ही जाएगा। देखो इन्होंने क्या किया, जो वेबसाइट बनाई है उन्होंने कॉपी करने का ऑप्शन ही नहीं दिया हमें, ऐसे भी होते हैं कि कॉपी ही नहीं कर पाए थे, उर्दू पॉइंट, ये हो रहा है कॉपी कुछ कुछ, ठीक है, एक लाइन कॉपी होगी, लेट्स सपोज मैंने ये वाली लाइन कॉपी की और अपनी वेबसाइट में, और मैंने फोल्डर बनाया नहीं, आज की क्लास का बना देते हैं, आज आपकी कौन सी क्लास है HTML की, क्लास 3। अच्छा, किस तरह से हम खोलते हैं इसको, VS कोड में क्या लिखते हैं, CMD और कोड स्पेस डॉट, तो ये खुल जाता है VS कोड में, और क्या करते हैं उसके बाद, फाइल का नाम क्या होता है, index.html, ठीक है, और किस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, टिप के साथ 1, ठीक है, और कंटेंट कहाँ लिखना होता है, ठीक है, टाइटल का आउटपुट कहाँ पे शो होता है, हेड में, ठीक है, यहाँ पे जो टैब होता है, ये जो कंटेंट दिख रहा होता है किससे आता है, टाइटल से आता है। अच्छा सिंपल, मैंने एक पैराग्राफ पी का टैग बनाया, सिर्फ मुझे क्या करना है, पी लिखना है, एंटर कर देना है, ये खुद ही से क्या कर देगा, ओपनिंग क्लोजिंग कर देगा, इसको मुझे खुद से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा लेट्स सपोज मैंने इनका जो है किसी भी वेबसाइट की कोई शेयर उठाया और अपनी वेबसाइट पे लगा दी, मेरी वेबसाइट है ना ये, ठीक है, मेरी वेबसाइट है ये, तो अब अगर मैं इसको गूगल पे लाइव कर दूंगी ना, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉपीराइट का इशू, कि भाई आपने चोरी किया है ना, आपने किसी वेबसाइट का कंटेंट चोरी किया है। तो अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, हमें बता रहे हैं कि भाई आप ब्लॉक आउट का टैग यूज़ करो, उसमें साइट में जहाँ से उठाया ना आपने,
उस साइट का क्या दे सकते हो, रेफरेंस, कि भाई मैंने इस साइट से उठाया, फिर कोई इशू नहीं है। तो हम इस चीज़ को करते हैं कि भाई हमने क्या करना है, सबसे पहले ब्लॉक कोड का टैग यूज़ करना है। ठीक है, स्पेलिंग क्या है उसकी, ब्लॉक है। देखिए सजेशन आ गई, मैंने एंटर किया। अच्छा, इसका है एट्रीब्यूट है जिसका नाम क्या है, साइट। ठीक है, साइट में आपने क्या लिखना है कि किस वेबसाइट से आपने उठाया है, कौन सा लिंक था। तो मैंने सिंपल इस वाले से उठाया, तो जो ऊपर लिंक आ रही है मैंने इसको कॉपी किया कि मैंने इस साइट से उठाया और इसमें पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैंने उठाया गया वो, मैं चाहूँ तो H1 में लिख सकती हूँ, पैराग्राफ में लिख सकती हूँ, वो कोई इशू नहीं है। मैंने पैराग्राफ में लिख दिया कि जो मैंने कॉपी किया था, जो शेयर उठाया था, वो मैंने लिख दिया। अब अगर आप इसको पब्लिश करोगे, लाइव करोगे गूगल पे, अब कोई मसला नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने बता दिया ना कि आपने कहाँ से कॉपी किया है। क्योंकि अब उनका हो गया ना, कभी रेफरेंस पास हो गया, आपको उन्होंने आपका कोड चेक किया और आपने कोड में बताया था कि भाई हाँ मैंने यहाँ से उठाया, अब कोई इशू नहीं है। सही। तो इस तरह से आप कॉपीराइट के इशूज से बच सकते हो। तो ये ब्लॉक कोड भी क्या है, सिमेंटिक मार्कअप है। इसकी एक स्पेशल मीनिंग है कि भाई आपको जो है कंटेंट वगैरह कॉपी करके लगाना है और आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। ठीक है, कोड्स वगैरह लिखने हैं वो। सही। तो अच्छा, ये ज़रूर पढ़ना है कि काफ़ी आइडिया ना हमें ये कंटेंट पढ़ने से ही हो जाता है। ठीक है, हमें कहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं है, चैट जीपीटी वगैरह। अच्छा, अगर आपने कोटेशन में कोई चीज़ लिखनी है तो कौन सा टैग बता रहे हैं, क्यू का। ठीक है, जैसे पैराग्राफ तो लिखा हुआ सही है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कोटेशन में लिखा जाए। एक तो मैं खुद भी लगा सकती हूँ ना, इस तरह से मैंने कोटेशन लगा दिए, ये तो मैंने खुद लगा दिए। लेकिन अगर मैं इसके लिए टैग भी यूज़ करूँ जो कि मीनिंगफुल होगा, तो उसके लिए कौन सा टैग है, क्यू का। क्यू मैंने लिखा और बीच में वही कंटेंट लिख दिया, ये आ गया शेयर। तो इससे फ़ायदा क्या है कि भाई ये कोटेशन में लिखा जाएगा। लेकिन कोटेशन आ गई, इसकी थोड़ी सी अलग दिख रही है आपको। सही। तो इस तरह से काफ़ी इसने अच्छा कोटेशन में लिख दिया। अच्छा भाई, ये एक टैग है। और देखा जाए एब्रीविएशन हमने पढ़ा था, ये भी क्या है, सिमेंटिक मार्कअप है। इसकी भी स्पेशल मीनिंग है कि आपको एब्रीविएशन सिखा रहा है। अच्छा, साइट, DFN इसको छोड़ देते हैं। एड्रेस का हम पढ़ेंगे इसको चैप्टर 4 के साथ, इसमें एंकर टैग यूज़ हो रहा है। इंसर्ट, डिलीट, ये भी सारे कॉन्सेप्ट सिमेंटिक मार्कअप थे। ठीक है, तो चैप्टर 2 में ये हमारा एक टॉपिक रह गया था, इसको हमने कवर कर लिया। कोई सवाल चैप्टर 2 में, कोई मसला? अच्छा, चैप्टर 2 की जो लास्ट में, हर एक चैप्टर की जो लास्ट में समरीज लिखी हुई है ना, ये आपने बड़े अच्छे से पढ़ लेनी है। क्योंकि जब HTML कंप्लीट हो जाएगी तो आपका एक अदद क्विज होगा। सही। और HTML में टोटल आपके 9 चैप्टर्स हैं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर जब क्विज होगा ना, तो सारी चीज़ें, क्या हो गया ज़बान को, सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई है। ठीक है, वो उसी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। अच्छा भाई, चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप लोग, फिर हम चैप्टर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। कॉपी, कॉपी कैसे किया है ये पूछ रहे हैं। कॉपी सिंपल ऐसे ही किया ना, सिलेक्ट किया मैंने इसको। अच्छा, कॉपी करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल C। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट करके कंट्रोल C कर दिया। ठीक है, अब उसमें भी फर्दर खुल गई है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और जहाँ तक कॉपी करना था कंट्रोल C, और पेस्ट करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल V। ठीक है, और बताओ कोई क्वेश्चन? चलें, आप लोग भी ये कर लें, स्क्रीन में रिलीज कर रही हूँ, आप लोग भी ये अप्लाई कर लें। कोई भी शेर, कोई भी आपको अल्लामा इकबाल का दिख रहा है, किसी भी कोटेशन, अकवाले ज़री कहते हैं ना हम इसको, तो वो कोई भी आपको पसंद आ रही हो तो आप इस तरह से टैग के थ्रू रख कर उसको अप्लाई करके देख। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वॉइस आ रही है, नहीं आ रही? अस्सलाम वालेकुम, अब आ रही? सब ठीक ठाक है, खैरियत से हैं वो तो। अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे लिस्ट, चैप्टर 3 लिस्ट। लिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ HTML। जब हम अपनी वेब डेवलपमेंट का काम कर रहे होंगे तो हमें बहुत सारी जगहों पे हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी। ठीक है ना? लिस्ट का तो हमें मीनिंग्स पता है ना, लिस्ट मीन्स क्या है। लिस्ट मीन्स हम कोई भी काम, जो एक हम लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो हमारी ऑर्डर्ड में हो, चाहे वो हमारे अनऑर्डर्ड में हो, एक लिस्ट हम यूजुअली अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हम शॉपिंग करना चाहते हैं तो भी हम एक लिस्ट बनाते हैं। ऐसे ही कुछ होता है, हम ग्रॉसरी करना चाहते हैं तो भी हम लिस्ट बनाते हैं। हमें अपने टू डूज डेली लाइफ में कुछ रूटीन वर्ड्स होते हैं तो भी उसकी हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो मीन्स दैट कि लिस्ट की हमें अच्छी खासी हाउ नो है कि हमें लिस्ट में क्या करना होता है, एक सीक्वेंस बनानी होती है, एक डेटा थोड़ा सा गैदर करना होता है कि अच्छा ये काम हम करें। अच्छा, अब HTML में या वेब डेवलपमेंट में हम वो लिस्ट कैसे बनाएंगे? लिस्ट हमारे पास 3 टाइप की होती हैं।
ठीक है, कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की होती हैं। एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है और एक डेफिनेशन लिस्ट होती है। ऑर्डर्ड लिस्ट मीन्स वो काम जिसमें ऑर्डर्ड मीनिंग रखते हैं। समझ आ रही है बात? ऑर्डर मीन्स जिसमें नंबर या सीक्वेंस मीन्स रखते हैं। अगर कोई काम आपकी टू डू ऐप है, उसमें आपने एक शेड्यूल बनाया कि मैंने सुबह उठना है, मैंने स्कूल जाना है या यूनिवर्सिटी जाना है या कॉलेज जाना है, उसके बाद मैंने आकर ये वाला काम करना है, फिर मैंने थर्ड नंबर पे ये वाला काम करना है, तो एक सीक्वेंस मैटर रखता है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आप सुबह उठते ही शाम वाला काम कर लेंगे। आप सुबह उठे आपने डिनर कर लिया पहले, इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा तो नहीं है। इसमें सीक्वेंस मैटर रखता है, यानी नंबरिंग मैटर रखती है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। क्या कहते हैं इसको? ऑर्डर्ड लिस्ट। वो काम जिसमें हमने नंबर वाइज, अगर हम 2 नंबर्स को 1 पे ले आएंगे, वो वाला काम हम पहले कर लेंगे, तो दैट मीन्स कि वो हमारा ठीक नहीं होगा। ठीक है, हमने पहले नंबर वाला काम पहले नंबर पे ही करना है, दूसरे नंबर वाला काम दूसरे नंबर पे ही करना है, और थर्ड नंबर वाला काम थर्ड नंबर पे ही करना है। तो इस वजह से जो हम सीक्वेंस को बोल रहे हैं बार बार, ऑर्डर को बोल रहे हैं बार बार, तो दैट मीन्स वो हमारी ऑर्डर लिस्ट होगी। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे एक लिस्ट मैंने बोला अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट से कुछ समझ आ रहा है क्या क्या मतलब है? अनऑर्डर्ड लिस्ट मीन्स जिसमें एक बुलेट पॉइंट्स होते हैं। आपने शॉपिंग की लिस्ट बनाई, आपने लिखा मैंने पहले मिल्क बाय करना है, फिर मैंने ब्रेड बाय करनी है, फिर मैंने एग्स बाय करना है। तो अगर आप पहले एग बाय कर लेते हो तो डजेंट मैटर, कोई मसला तो नहीं, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं करेगा कि आपने अंडे पहले क्यों खरीद लिया, आपने ब्रेड ही पहले खरीदनी थी। तो ऐसा कुछ नहीं है ना। ऐसा आप जब आप अपनी शॉपिंग, आपने अभी ईद की शॉपिंग करने जाना है, तो आप बनाएंगे ना, मैंने ड्रेस लेना है, मैंने बैग लेना है, मैंने शूज़ लेने हैं। उसमें आप पहले शूज़ थर्ड नंबर पे लिखा, आप गई, आपको शॉप में आपने देखा आपको शूज़ पसंद है, आपने पहले शूज़ खरीद लिए। कुछ मसला हुआ? नहीं मसला हुआ। इसको कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब लिस्ट तो है वो आपके पास, बट ये कि उसमें सीक्वेंस मैटर नहीं रखता, तो उसमें नंबरिंग मैटर नहीं रखती। ठीक है, अब डेफिनेशन, पहले हम ये वाली दोनों लिस्ट को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम डेफिनेशन लिस्ट पढ़ेंगे। अच्छा, ऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो हम बनाएंगे ओ एल से। ओ मीन्स ऑर्डर, एल मीन्स लिस्ट। हमने सीखा हुआ है ये कि जब हम किसी टैग के नाम लिखते हैं, फिर हम वो लिखने के बाद एंटर करते हैं, तो हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आ जाता है। ऐसा ही है। मैंने कहा ऑर्डर लिस्ट बनाना था, तो मैंने ओ एल लिखा, मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, उसको मैंने एंटर किया, तो मेरे पास ओपनिंग टैग भी उसका आ गया और मेरे पास क्लोजिंग टैग भी आ गया। अब ये तो मैंने अपने एडिटर को, VS कोड को बता रही हूँ कि मैंने ऑर्डर लिस्ट बनानी है। अब लिस्ट बनाने के लिए जो टैग मैं यूज़ करूँगी वो करूँगी LI। LI मीन्स यहाँ मेरी लिस्ट बनेगी इस टैग के अंदर। मैंने LI लिखा, एंटर किया, तो मेरा LI की क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों टैग हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने अपने आइटम्स लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अपनी टू डू ऐप बनानी है, उसके लिए मैं अपनी रूटीन लिख रही हूँ। तो मैं मॉर्निंग में लिख रही हूँ कि मैं गोइंग टू ऑफिस या कहीं भी। ठीक है, ये मेरी नंबर 1 है, मैंने सुबह उठना है, मैंने ऑफिस जाना है। ठीक है, उसके बाद मैंने दूसरा LI, यानी मेरे दूसरे नंबर पे क्या है, लिस्ट बना रही हूँ ना मैं, ऑर्डर लिस्ट बना रही हूँ, तो मुझे अपने दूसरे नंबर पे लिखना है। मैंने लिखा है कि मैंने लंच किया। ठीक है, अब मैंने तीसरे नंबर पे अपनी तीसरा आइटम डाल दिया मैंने लिस्ट के अंदर, लिस्ट बनाई। लेकिन जो भी लिखेंगे लिस्ट के अंदर लिखेंगे, LI के अंदर लिखेंगे। इसी तरह लिस्ट हमारी प्रिपेयर होगी। ऐसा नहीं कि LI टैग के बगैर ही आपने लिख दिया तो वो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना। अब थर्ड पे मैंने कहा कि मैंने डिनर किया या कम बैक हुई वापसी, कुछ भी लिख दें आप अभी फिलहाल। ये मैंने लिख दिया, ये मैंने अपना छोटा सा एक टू डू बना लिया। अब मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि मैं ऑर्डर लिस्ट बना रही हूँ, तो मेरे साथ में नंबरिंग होनी चाहिए। ठीक है ना। इसका हम रिजल्ट देखते हैं, आउटपुट देखते हैं। आ रहा है लिखा हुआ गोइंग टू ऑफिस, नंबर 1 देखें साथ में। मेन जो हम लिस्ट पढ़ रहे हैं ना, मैं ऑर्डर लिस्ट पढ़ेंगे, देखें जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा उसी सीक्वेंस में मेरे पास आउटपुट आया है। नंबर 1 पे मैंने ये जो लिखा था वो आया, नंबर 2 पे मेरी एक लिस्ट रेडी हो रही है। नजर आ रहा है फॉर्म, लिस्ट की फॉर्म इसी तरह हम लिस्ट बनाते हैं ना। अच्छा, ये अब मैं कोई एक और चीज़ इसमें ऐड कर लेती हूँ। मैंने स्लीपिंग कर दी कि भाई मैं सब काम करके अब फारिग हो गई हूँ, अब मैं सोऊंगी। ठीक है, मैंने ये कर दिया, देखा तो मेरा वो भी लिस्ट में ऐड हो गया। इसको कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। अच्छा, इसमें ये आपके सामने ये नंबर नज़र आ रहे हैं ना, 1 2 3 4, इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसको हम चाहें तो अपनी मर्जी से इसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए क्या होता है, एक एट्रीब्यूट होता है टाइप का, ये लिखा हुआ आ भी रहा है ना।
ये टाइप का एट्रीब्यूट है, इसकी जगह मैं चाह रही हूँ कि मैं नंबर मुझे नहीं शो करने हैं। जैसे मैं अपनी कोई चीज़ वेबसाइट ऐसी बना रही हूँ या कुछ ऐसा है कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं नंबरिंग शो नहीं करूँ, उसमें मैं ना अल्फ़ाबेट शो करूँ। तो इससे क्या सीक्वेंस आ जाएगी, ABCD। कस्टमाइज कर सकते हैं हम इस चीज़ को, ठीक है। ये कंट्रोल हमारे हाथ में है। अगर आप ऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं तो आप 1 2 सीक्वेंस भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहें कि मैं 1 2 नहीं डालूँ, मैं ABC से डिनोट करना चाह रही हूँ, तो आप ABC को भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप यहाँ चाह रहे हैं कि नहीं भाई मुझे ये भी अच्छा नहीं लग रहा, मैंने स्मॉल डालना है, तो आप इसको स्मॉल से भी कर सकते हैं। स्मॉल लिस्टिंग आ गई है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे ये भी नहीं करना, मुझे वो वाले करना है जो हम नहीं करते ऊपर उर्दू में जो होता है नुक्ता लगा के करते हैं, ये वाला 1 2 3 4। आ रहा है समझ में, इजी है ना, मुश्किल तो नहीं है। सिर्फ एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है आपने लिस्ट के अंदर, ऑर्डर लिस्ट के अंदर। जो हम ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे ना, लिस्ट के अंदर नहीं, जो टैग जिसके अंदर हमने पूरी लिस्ट को क्रिएट करना है, उसके अंदर आपने एक एट्रीब्यूट, हमने पढ़ा ना एट्रीब्यूट ओपनिंग टैग के अंदर जब हम कुछ ऐसा लिखते हैं तो वो एक स्पेशल एक एट्रीब्यूट कहलाता है। तो यहाँ मैंने सिर्फ टाइप का एक एट्रीब्यूट दिया, उसके अंदर मेरे पास 2 या 3 चीज़ें ऐसी थी कि मैं अपनी ऑर्डर वाली लिस्ट को कंट्रोल कर सकती थी। सिर्फ जो लिस्टिंग है उसको चेंज कर सकती हूँ, मैं नंबर भी कर सकती हूँ, बाय डिफॉल्ट नंबरिंग होता है, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे, जैसे मैंने ये कुछ नहीं भी लिखा, तो क्या आना चाहिए अब आप बताएं। ये मैंने कुछ नहीं लिखा तो हमारे पास क्या आ रहा था, बाय डिफॉल्ट नंबर शो हो रहा था, क्योंकि हम पढ़े ना ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में बाय डिफॉल्ट अगर हम कोई भी एट्रीब्यूट टाइप कर नहीं लगाते हैं तो वहाँ पास नंबर शो होता है। अगर हमने उसको कंट्रोल करना है तो एक टाइप का एट्रीब्यूट लगाने के बाद मेरे पास 2 3 ऑप्शन है कि मैं उसको कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में भी लिख सकती हूँ, स्मॉल में भी लिख सकती हूँ, और इस तरह की नंबरिंग चाहूँ तो इस तरह की नंबरिंग में भी लिख सकती हूँ, ठीक है। ये है हमारी ऑर्डर लिस्ट, समझ आ गई है। लिस्ट बनाना आ गया। ऑर्डर लिस्ट कैसे बनेगी, ऑयल का टैग लगेगा, उसके अंदर लिस्ट यानी जो भी आपने अपना लिस्टिंग डालनी है वो LI के टैग के अंदर डालनी है, ठीक है। और हमने साथ में ये भी देखा कि अगर हम कुछ भी एट्रीब्यूट नहीं लगाते तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट नंबरिंग शो होती है। ऑर्डर लिस्ट है तो नंबरिंग शो होती है 1 2 3 4 5 6 इस तरह की। अगर हम उसको अपनी मर्जी से कस्टमाइज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एक टाइप का एट्रीब्यूट लगेगा, और एट्रीब्यूट हमें पता है कि हम कहाँ लगाते हैं, हमेशा टैग के ओपनिंग टैग के अंदर लगता है, ठीक है। ओपनिंग टैग के अंदर हमने एट्रीब्यूट लगाया टाइप का, टाइप के अंदर हमने अगर कैपिटल A लिखेंगे तो वो ABCD की सीक्वेंस आ जाएगी। अगर हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिखना चाहेंगे तो वो स्मॉल लेटर में आ जाएगी, और अगर हम इस तरह की नंबरिंग जैसे मैंने अभी आपको बताया था ये वाली, तो वो इस तरह से शो हो जाएगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है जी। इस जैसे नंबरिंग को कैसे करें? कौन सी नंबरिंग को, ये जो आई वाला है। हाँ बस सिर्फ आप आई लिख देंगी, आई है ना हमारे कीबोर्ड पे, जी। ये हटाया, कीबोर्ड पे आई देखें, जो आई हम सिंपल आई प्रेस करते हैं। 5 कैसे लिखेंगे, बी मैक्स के लिए? क्या चीज़, अगर इसकी जगह मैं 5 लिखूं तो इसके लिए बी। आपने कुछ नहीं लिखना, आपने इससे स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग करेंगे तो आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे ना, बाकी वो खुद ही ऐड कर लेगा। अब मैं यहाँ पे 5 लिखती हूँ, एक और मैं कॉपी कर लेती हूँ। आप यही कह रही हो ना कि नंबर 5 कैसे आएगा, ऐसे किया, इसको किया, इसको मैंने स्लीपिंग 2 कर दिया ताकि आपको समझ आ जाएगा। उसने 5 खुद ही लिख दिया है, क्योंकि वो खुद समझ रहा है ना, हमारा एडिटर समझ रहा है कि हमने क्या किया, हमने डबल किया, तो नंबर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो खुद हैंडल कर लेगा। और किसी को कोई क्वेश्चन, समझ आ गया। अनऑर्डर लिस्ट पर आए, अच्छा अब मैं इसको हटा रही हूँ। अब पढ़ेंगे अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट मैंने अभी आपको बताया कि वो लिस्ट जिसके अंदर कोई भी नंबरिंग या सीक्वेंस या ऑर्डर मैटर नहीं करता, एक सिंपल लिस्ट रेडी करते हैं जैसे हम वैसे ही होता है, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट को हम बनाते हैं UL से। किससे बनाएंगे, U मीन्स अनऑर्डर्ड और L मीन्स लिस्ट। UL लिखा, एंटर किया, ओपनिंग क्लोजिंग टैग आ गया हमारा UL, यानी ये हम बता रहे हैं अपने VS कोड को एडिटर, ये हमारे कोड एडिटर को कि भाई हम एक लिस्ट बनाने जा रहे हैं। अब वो समझ नहीं रहा है कि कौन सी लिस्ट बनेगी, यहाँ पर कौन सी लिस्ट बनेगी, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनेगी। क्यों उसको पता चला कि अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहे हैं हम, क्योंकि हमने लिखा है UL का टैग, UL मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे लिस्ट रेडी करनी है, लिस्ट के लिए मैंने आपको बताया कि हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, LI मीन्स लिस्ट, सिंपल है, समझ आ रहा है। LI लिखा, एंटर किया, क्लोजिंग ओपनिंग टैग दोनों आ गए हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर मैंने अपनी लिस्ट रेडी करनी है। लिस्ट के लिए मैं कह रही हूँ कि मैंने कुछ चीज़ बाय करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने ड्रेस बाय करना है, मैंने ड्रेस लिखा,
उसके बाद मैं जब दूसरा आइटम करूँगी तो क्या करूँगी, डायरेक्ट मैं क्या शूज़ लिख दूँगी या बैग लिख दूँगी, क्या करूँगी फिर, कौन सा टैग बनाऊँगी, एल आई का। यानी मुझे लिस्ट का दूसरा आइटम करना है तो मैंने दोबारा एल आई लिखा, एंटर किया, अपनी क्लोजिंग टैग आया, इसके अंदर मैंने लिखा कि मुझे बैग बाय करना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो मैं थर्ड नंबर पे मैंने एक और अपनी एल आई बनाई, उसके अंदर मैंने लिखा कि भाई मुझे शूज़ भी बाय करने हैं। अब मैं लिस्ट चेक करती हूँ और देखती हूँ कि मेरे क्या आ रहा है मेरे साथ। मैंने जो अनऑर्डर लिस्ट रेडी की है उसमें क्या आ रहा है मेरे पास, एक सिंबल्स आ रहे हैं, बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं। ऐसे ही है ना, जब हम बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठते हैं तो हम कुछ उस चैप्टर के या उस चीज़ के बुलेट पॉइंट्स रेडी कर लेते हैं। बुलेट पॉइंट में ये होता है कि बस हम कुछ भी नुक्ते मुक्ते डाल देते हैं, शुरू में ये स्टार बना लेते हैं, कुछ भी ऐसा बना लेते हैं ताकि हमें पता चले कि नंबर 1 पे ये पॉइंट, नंबर 2 ये पॉइंट, और फिर उस तरह से हम उसको डिस्क्राइब करते रहते हैं। ये है हमारी अनऑर्डर लिस्ट। समझ आ रही है अनऑर्डर लिस्ट में क्या चीज़ मिसिंग है, लिस्ट तो वैसे ही बन रही है, नंबर्स नहीं है, ठीक है ना, वो सीक्वेंस नहीं है, वो ऑर्डर नहीं आ रहा, नंबरिंग नहीं आ रही है, एक बुलेट पॉइंट आ रहा है। अच्छा जी, अब बाय डिफ़ॉल्ट तो आपने देख लिया कि मैंने जब यूएल का टैग लिखा है और मैंने उसके अंदर लिस्ट बनाई है तो हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, जैसे जैसे आ रही कैसे इस तरह के सर्कल कुछ इस तरह के आ रहे हैं जो फिल हुए हुए हैं, ऐसे ही है ना कुछ। मैं इस चीज़ को भी कंट्रोल कर सकती हूँ। मुझे लगा कि मुझे ये नहीं पसंद, मुझे सर्कल नहीं बनाने, तो मैं कौन सा एट्रीब्यूट डालूंगी, अभी मैंने ऑर्डर लिस्ट में भी डाला था, टाइप का एट्रीब्यूट लिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने कहा मैंने स्क्वायर डालना है, लिखा हुआ भी यहाँ, ठीक है। अब मैं क्या एज्यूम कर रही हूँ, क्या चीज़ होनी चाहिए, मतलब मेरे जो सिंबल्स आ रहे शुरू में जो आ रहे थे, एक सिंबल्स ही कह लें इस तरह के आ रहे थे, तो उसमें क्या आ रहे थे, स्पेलिंग मिस्टेक हुई, ए आ रही ना, ए आर, हाँ ठीक है, एस क्यू यू ए आर, अब सही है, ठीक है, हो गई स्क्वायर, शेप चेंज हो गई। अब भाई कभी होता है ना हम बोर हो जाते हैं, हम बुलेट पॉइंट देख देख के, कभी हमने बहुत सारी एक लंबी लिस्ट बनानी है, अगर हमने कुछ कुछ डिफरेंस करना है तो हमने कहा कि नहीं भाई हमें कुछ बुलेट पॉइंट में थोड़े स्क्वायर डाल दूँ, तो ये चीज़ हमारी हैंडल में हम कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया कि क्या होता है। अच्छा, इसके अलावा हम सर्कल करके देखते हैं, सर्कल से क्या होता है, सर्कल की स्पेलिंग ठीक है, सर्कल में कुछ चेंज नज़र आया, सर्कल से बन गए हमारे, ठीक है। अच्छा एक और भी है लेकिन वो मैं बता देती हूँ, लेकिन वो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्यों, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है। डिस्क का आउटपुट देखते कि क्या आ रहा है, ये पहले ही आ रहा था ना हमारे पास, बाय डिफ़ॉल्ट यही शो हो रहा था, इसलिए हमें इसे करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो कोई पूछे, जैसे अभी मैं कह रही थी ना ये क्या है राउंड राउंड से फिल हुए हुए, तो इसका मतलब ये कौन से वाली है, डिस्क है। ये समझ आया, ऑर्डर लिस्ट, दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई, ऑर्डर लिस्ट भी बताई, अनऑर्डर लिस्ट भी बताई, इसके अंदर लिस्ट बनाना भी बता दिया, और थोड़ा सा इसकी शेप्स को कंट्रोल करना भी बता दिया कि अगर हम अपने मर्जी से कस्टमाइज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अच्छा बुक खोलिए, नीचे नीचे ऊपर है शायद, चैप्टर ऊपर 3 लिस्ट साइड से कर लेना, पहले से ऊपर स्क्रॉल करें, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करें, जो टाइटल है ना इसकी। Yes. अच्छा देखिए, बुक में चैप्टर 3 आपको स्टार्ट हो रहा है लिस्ट का। लिस्ट की टाइप्स बता रहे हैं, कितनी तरह की लिस्ट है, 3। एक नंबर लिस्ट जिसको आप ऑर्डर लिस्ट भी कह रहे हो, एक बुलेट है जिसको आप अनऑर्डर भी कह रहे हो, और तीसरी कौन सी है, डेफिनेशन लिस्ट। अच्छा लिस्ट आप लोगों को पता है, ग्रॉसरी करने जाते हैं आप लोग एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है, उसकी आपको टाइप्स बता रहे हैं। अच्छा अगर आपने ऑर्डर लिस्ट बनानी हो या अनऑर्डर लिस्ट बनानी है तो कोड में से आपको क्या बताया, ऑर्डर का इनिशियल क्या होगा, ओ हो जाएगा, और लिस्ट का इनिशियल क्या हो जाएगा, एल, तो बस ओ एल, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट का टैग क्या है, ओ एल। अगर यू एल बनाना हो तो अनऑर्डर का क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, और लिस्ट का क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, तो क्या बन गई, यूएल से क्या बन गई, अनऑर्डर लिस्ट। अच्छा उसके अंदर जो लिस्ट आइटम लिखते हैं उसके लिए टैग का नाम क्या है, एल आई, ठीक है, दोनों में, चाहे आप ओ एल बनाओ या यू एल बनाओ। अच्छा और मिस ने आपको ये टाइप वाली चीज़ भी करके दिखा दी है कि आप इसके टाइप भी चेंज कर सकते हो, जो स्टाइल आ रहा है बाय डिफॉल्ट उसको आप चेंज कर सकते हो। अच्छा उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, दिखाइएगा माउस, कि आप इसमें कौन कौन सी कर सकते हो, आई गेस वो सी एस एस चैप्टर में लिखा।
ठीक है, तो मुझे बताएं ओएल में कौन कौन से थे? बाय डिफॉल्ट जो नंबर आ रहा है उसमें कौन सा डिजाइन हम चेंज कर सकते हैं और कौन सा बताया इसमें आपको? अल्फाबेट्स, कैपिटल ए भी कर सकते हैं और स्मॉल ए भी कर सकते हैं और रोमन, ठीक है, रोमन पता है ना हम लोग को मैथ्स में पढ़ते हैं, काउंट भी होती है पूरी, उसमें भी कैपिटल है और उसमें भी स्मॉल है। अगर स्मॉल आई लिखेंगे तो स्मॉल वाली रोमन चलेगी, और कैपिटल आई लिखेंगे तो कैपिटल वाली चलेगी। इस तरह से अनऑर्डर में मिसने आपको क्या बताया, बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, बुलेट्स आ रहे हैं, उसको आप स्क्वायर भी कर सकते हो, सर्कल भी कर सकते हो, और डिस्क का मतलब क्या होता है, बुलेट ही है, वो बाय डिफॉल्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, इसमें कोई मसला तो नहीं है। अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट बनाना कैसे? ठीक है, टैग्स का ख्याल रख लिएगा कि पहले ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर आप बना रहे तो ओपनिंग और क्लोजिंग एंड में होगी और बीच में सारे लिस्ट आइटम आएंगे। ठीक है, अब हम आपको प्रैक्टिस का टाइम दे रहे हैं, आप इसको बना रहे सही, फिर इसके बाद इसी टाइप की पढ़ के फिर नेस्टेड पढ़ लेंगे सही। तो बस यहाँ पे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर स्टॉप कर लें और स्क्रीन शेयर कर दिएगा। पहले स्क्रीन शेयर कर दें फिर रिकॉर्डिंग ऑन कर दिएगा। ये लैब स्कूल का टाइम मिला है, डब्ल्यू बंद कर दें क्या दिखाएं, ये इसकी जरूरत नहीं है, इसको बंद कर दिया, इसको बस शेयर कर दिया, रिकॉर्डिंग पहले स्टार्ट। अभी भी अच्छा जी, हो गया सबका? दोनों लिस्ट बना ली सबने? अपने हाथ से कोड लिखने में थोड़ा और इजी समझ आ गया ना, अच्छे से समझ आ गया जब खुद लिखा आप लोगों ने तो। अच्छा, एक और है हमारे पास लिस्ट, हम समटाइम वो वाली लिस्ट भी यूज़ करते हैं। कभी ऐसा होता है ना कि जब हम अपने, अभी तो हमने एक नंबरिंग एक लिस्टिंग ऐसे वाली देखी है, कभी आपने देखा है कि हमारा जो टेक्स्ट बुक होती है उसके अंदर एक टॉपिक हो गया या चैप्टर हो गया, उसके अंदर डेफिनेशन होती है, डेफिनेशंस होती है, और एक डेफिनेशन के अंदर दूसरी डेफिनेशन, तीन चार टर्म्स होते हैं, उन तीन चार टर्म्स की डेफिनेशन होती है। तो हमारे पास जब हम कोई वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी तो आ सकती हैं कि हमें एक, हमारे पास एक टॉपिक है या एक पेज है, उसके अंदर हमें डिफरेंट टर्म्स और उनकी डेफिनेशन को डिफाइन करना है, तो एक इस चीज़ की भी लिस्ट बनती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम डेफिनेशन लिस्ट। क्या बोलते हैं? डेफिनेशन लिस्ट। अच्छा, डेफिनेशन लिस्ट को हम डोनेट करते हैं डी फॉर डेफिनेशन, एल फॉर लिस्ट, यू जैसे हम लिस्ट पढ़ते आ रहे हैं ऐसे। ठीक है, डी एल लिखा मैंने, एंटर किया, वैसे ही एज यूजुअल ओपनिंग क्लोजिंग टैग आ गया मेरे पास, कोई नई बात नहीं है, पता है हमें। ठीक है, एंटर किया। अब इसके अंदर मैंने डेफिनेशन टर्म, पहले अगर हम किसी चीज़ की डेफिनेशन बता रहे होते हैं तो सबसे पहले हम उसका नाम लिखते हैं ना। फॉर एग्जांपल मुझे एनर्जी की डेफिनेशन बतानी है, तो एनर्जी यानी ये टर्म है, एनर्जी टर्म है, इसकी मुझे डेफिनेशन बतानी है, तो पहले मुझे टर्म लिखना पड़ेगा या पहले मुझे डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी? टर्म लिखना पड़ेगा ना, हेडिंग लिखनी पड़ती, जैसे मैं एनर्जी लिखूंगी और उसके नीचे एनर्जी की डेफिनेशन लिखूंगी। तो जो एनर्जी वाला टर्म है उसको हम किससे डोनेट करते हैं या किससे लिखेंगे? डी और टी। डी टी मीन्स डेफिनेशन टर्म। आया समझ में? बात आ रही है? ठीक है ना। डी एल से हमने डेफिनेशन लिस्ट हम बना रहे हैं, लिस्ट तो हम बना रहे हैं ना, दो तरह की लिस्ट हम पढ़ चुके हैं, अब ये तीसरी नंबर की लिस्ट हम सीख रहे हैं बनाना। उसको हमने बोला कि वो डेफिनेशन लिस्ट है। डेफिनेशन लिस्ट को हम जब अपने एडिटर पे लिखते हैं, कोड एडिटर में, तो उसको डी एल से लिखते हैं। डी एल का मतलब डी मीन्स डेफिनेशन, एल मीन्स लिस्ट। ठीक है, जब मैंने डी एल लिखा, मैंने उसको एंटर किया, टैग मेरे पास आ गए, तो इसका मतलब है मेरे वी एस कोड को, मेरे कोड एडिटर को पता चल गया कि मैं कौन सी वाली लिस्ट बनाने लगी हूँ, डेफिनेशन लिस्ट बनाने लगी हूँ। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब मैंने उसके बाद ये बात कही कि डेफिनेशन लिस्ट के अंदर हम पहले टॉपिक लिखेंगे, टर्म लिखेंगे, भाई मुझे किस चीज़ की डेफिनेशन लिखनी है, मैंने बोला मुझे एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी है, तो उस टर्म को मैं जिस चीज़ के अंदर लिखूंगी वो कहलाएगा डी टी। डी टी, डी मीन्स डेफिनेशन, टी मीन्स टर्म, और मैं किसकी अभी डेफिनेशन लिखने लगी हूँ, मैंने बोला ई एन ई आर जी वाई। एनर्जी की स्पेलिंग सही लिखी है मैंने? ई एन ई आर जी वाई सही लिखा है? ठीक है, ठीक है, ये मैंने इसका टॉपिक लिख दिया। अब मैंने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के लिए मैं लिखूंगी डी डी। डी डी मीन्स डेफिनेशन डिटेल, जो भी आप उसको समझ रहे हैं, डी डी लिखा मैंने। अब इसके अंदर मैंने कुछ भी लिख दिया। ठीक है, अब ये देखें, हम इसका आउटपुट देखते हैं हमारे पास आया क्या है। देख रहे हैं आप? एनर्जी एक हेडिंग की तरह आई मेरे पास। मैं इसके सामने ये भी लगा सकती हूँ ताकि जो है ना वो हम जैसे लिखते हैं ना ऐसे करके कि भाई ये मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ इस चीज़ की। ये देखें,
ये एनर्जी है और ये समझे एनर्जी की डेफिनेशन हो गई है। ठीक है, इसी तरह मैंने एक और किया। मैं चाह रही हूँ कि अब मैं जो है ना वो किसकी लिखूँ डेफिनेशन, इस टर्म की लिखती हूँ, सोर्स या कुछ भी, ग्रेविटी। ग्रेविटी लिखा और इसकी मैंने डेफिनेशन लिखनी है, तो मैं क्या करूँगी, डी का टैग बनाऊंगी, उसके अंदर मैं इसकी डेफिनेशन लिख दी है। अब देखो तो मेरे पास दोनों टर्म्स की डेफिनेशन लिखी भी आ रही है। ऐसे लिखा हुआ आता है ना कुछ हमारे पास, एक तो वो टर्म होगी, उसकी डेफिनेशन होगी, उसको डिफाइन किया, फिर ग्रेविटी को मैंने किया तो मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी, ऐसी डिफाइन। तो एक इस तरह की भी लिस्ट बनती है। समझ आ रही है? मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट करती हूँ थोड़ी, आप वैसे ये भी यूज़ होती है, ऐसा नहीं कि नहीं यूज़ होती, बट ये कम कम यूज़ होती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक इस तरह की भी लिस्ट है। कभी आपके पास आ जाए लिस्ट बनाना है, क्योंकि जब हम वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर एक माइनर सी चीज़ भी इंसर्ट होती है ना, हम यूज़ उसको करें या ना करें, बट हमें पता होना चाहिए। सही है ना, कि भाई ये चीज़ यहाँ लगती है तो कैसे लगती है, और अगर लग रही है तो वो किस पर्पज़ के लिए लग रही है, हमें नॉलेज होनी चाहिए। उसका यूज़ कम होता है या ज़्यादा होता है ये डिपेंडेंट है, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह ये वाली जो है ना डेफिनेशन कम कम यूज़ होती है, ये वाली लिस्ट जो है, बट ये कि आपको पता होना चाहिए। अब मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। हमने बोला दो हमने लिस्ट पढ़ी, ठीक है। अब तीसरी वाली लिस्ट पढ़ रहे थे हम, डेफिनेशन लिस्ट। क्या बोलते हैं इसको? डेफिनेशन लिस्ट। इसको हम किससे, मैंने बोला कैसे लिखते हैं, DL से लिखते हैं। जब DL लिखते हैं तो इसका मतलब है हम स्टार्ट करने लगे डेफिनेशन लिस्ट। उसके अंदर दो टाइप के टैग्स हैं मैंने यूज़ किए हैं, एक DT और DD। DT मीन्स डेफिनेशन टर्म जिसकी डेफिनेशन लिखनी है, और DD मतलब वो जो आप डेफिनेशन लिख रही हैं। ठीक है, आगे समझ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आसान इजी सी चीज़ है। तीन तरह की जो है ना लिस्ट आपकी सिलेबस में बुक में है, तो हम तीनों पढ़ लिया हमने, तो मसला तो नहीं हुआ ना कुछ नहीं। अच्छा, अब जो चीज़ बताने लगी हूँ मैं पूरा हटा देती हूँ, बल्कि पूरा नहीं हटाती, यहाँ तक हटा देती हूँ। ये वाली हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई है। कभी आपने देखा है एक लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर भी एक लिस्ट है, उसके अंदर भी एक लिस्ट है, उसके अंदर भी हो सकती है, पर उसको रहने दें आप, सिर्फ इसके अंदर वाला देखें। एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बनी हुई है, जिसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। क्या बोलते हैं? नेस्टेड लिस्ट। एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, उसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास UL वाली लिस्ट बनी है, मतलब ये कौन सी वाली लिस्ट है? अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट मेरे पास बनी हुई है। अब मैं इसके अंदर चाह रही हूँ कि एक और लिस्ट बना लूँ, मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट ही बना रही हूँ इसके अंदर। ठीक है, दोबारा मैं कौन सा वाला टैग लगाऊंगी? UL का। UL तो मेरे पास बना हुआ है। नेस्टेड लिस्ट बना रही हूँ, तो नेस्टेड लिस्ट के लिए मैं दोबारा से वही पूरा काम करूंगी जो मैंने लिस्ट बनाने में सारा काम किया था, क्योंकि नेस्टेड लिस्ट है ना, मतलब एक लिस्ट तो पूरी बन रही है, वो उसके अंदर बन रही है वो अलग बात है, लेकिन लिस्ट तो मैं पूरी बना रही हूँ ना। तो मैं दोबारा से क्या लगाऊंगी? UL का टैग लगाऊंगी। मैंने लगा दिया। UL का मतलब है कि मैं कौन सी वाली लिस्ट बनाने लगी हूँ? अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने लगी हूँ। इसको एंटर किया, एज इट इज सेम वैसे ही मैं लिस्ट बनाऊंगी, तो लिस्ट के आइटम लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? LI का टैग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिख दी है, चलो कुछ लिख ही देते, 1 2 3 लिख देती है इसके अंदर। फिर मैंने एक और लिस्ट बनाई, इसके अंदर भी 4 5 6 लिख दिया। एक और बनाई, 7 8 9 लिख दिया। ठीक है, अब ये देखते हैं कि क्या होता है। एक लिस्ट है, उसके अंदर एक लिस्ट है, ठीक है ना, इसको कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। अब नेस्टेड लिस्ट के लिए हमारे पास ज़रूरी नहीं कि हमने अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर कोई दूसरी लिस्ट बनाई तो अनऑर्डर्ड ही होगी, कुछ भी नहीं ऐसा। उसने हमें बाउंड नहीं किया हुआ कि आपने अनऑर्डर्ड ही बनानी है, हम ऑर्डर लिस्ट भी बना सकते हैं। मैं इसको ऑयल कर देती हूँ, सिर्फ यही फ़र्क होगा ना ऑर्डर लिस्ट बनाने में, इसको ऑयल करना है मुझे। देखें अब ऑर्डर लिस्ट आती है, बन गई ऑर्डर लिस्ट, आ गया ना समझ में। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं ऑर्डर लिस्ट भी बना सकती हूँ, अनऑर्डर लिस्ट भी बना सकती हूँ। एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट बनाने को हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। वो किसी भी तरह की हो सकती है, ऑर्डर लिस्ट भी हो सकती है। आप ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट भी बना सकते हैं, आप ऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट भी बना सकते हैं, आप अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट भी बना सकते हैं। अगर मुझे स्पेसिफिक ड्रेस है उसकी बनानी है नेस्टेड लिस्ट, जैसे मुझे ब्लू ड्रेस और रेड ड्रेस लिखना है, तो वो कैसे बना सकते हैं? ब्लू ड्रेस मतलब जैसे हमारे पास ये लिस्ट है ड्रेस, अब मुझे इसकी नेस्टेड बनानी, दो टैग्स बनानी। हाँ, तो इसके अंदर ड्रेस बना रही है ना, अब इसके अंदर इसके नीचे आप लेकर आएंगी, आपने लिखा UL, ठीक है, UL को नीचे किया, LI लिस्ट बना रही है, आपने लिखा ब्लू ड्रेस, ये बोल रही है ना।
और दूसरा ड्रेस कौन सा बोल रही है? LI लिखा और रेड ड्रेस। जिसकी भी बनानी होगी मतलब उसके साथ ये जिसके नीचे भी बनानी होगी उसके नीचे से स्टार्ट कर। देखिए ड्रेस की आपने 2 ऑप्शन बताई, ब्लू ड्रेस और रेड ड्रेस, ठीक है। जहाँ भी आप नेस्टेड लिस्ट जहाँ से भी आप स्टार्ट करनी है उसी के नीचे से आप अपना अगली लिस्ट स्टार्ट कर दें, ठीक है। अब जैसे मैं चाह रही हूँ मेरे नीचे और यहाँ पर और कुछ भी ना हो, या ये वाली लिस्ट जो है ना इस बैग और शूज़ के बीच में हो, तो मैं क्या करूँगी, ये इतना सारा काम जो है ना वो कहाँ करूँगी, ये वाला काम बैग और शूज़ के बीच में कर दूँगी। ये बैग, ये मेरी नेस्टेड लिस्ट, ये मेरे शूज़, सही है ना। जहाँ से आपने बनानी है बस वहीं से वही पूरा प्रोसीजर वैसे ही करेंगे जैसे हमने एक लिस्ट नॉर्मल बनाई। हमने सारी लिस्टें पढ़ी हैं, नॉर्मल जो लिस्ट बनाई हमने समझ लिया अनऑर्डर लिस्ट बनाई, ठीक है। अब अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमें एक नेस्टेड लिस्ट चाहिए, नेस्टेड लिस्ट हमें ऑर्डर चाहिए, तो हम कैसे बनाएंगे, OL से बना लेंगे, वैसे सिंपल जैसे ऑर्डर लिस्ट हमने सीखी है। इसी तरह अगर हमने ये नंबरिंग है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन की लिस्ट बनानी है, तो क्या करूँगी मैं, जैसे ये है ना, अब मुझे यहाँ पे आप लोग बताएंगे, मैंने बनानी है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट को किससे बनाया था मैंने, डी से, DL से डेफिनेशन लिस्ट। अभी इसको बता तो दें हम कौन सी लिस्ट बनाने लगे, किससे बताएंगे, DL से। DL से मतलब अब यहाँ पे कौन सी लिस्ट बन रही है, डेफिनेशन लिस्ट। पहला टर्म्स मैं लिख रही हूँ कि मुझे सन पे लिखना है, सन की डेफिनेशन लिखनी है, तो कैसे बताऊंगी उसको कि ये मेरा टॉपिक है DT, ठीक है। अब DT के अंदर मैंने लिखा सन, ये मेरा टॉपिक है, और इसकी डेफिनेशन के लिए मैं कौन सा वाला टैग यूज़ करूँगी, DD। इसके अंदर मैंने लिख दिया ये मेरे सन की डेफिनेशन है। तो देखते हैं ये इसके अंदर आई नहीं आई है, आ गई है नेस्टेड लिस्ट। ये सन हो गया और ये उसकी डेफिनेशन हो गई। ये इसका फॉर्मेट ना इसी तरह होता है, ये जो DD वाली हम पढ़े ना डेफिनेशन लिस्ट, इसका फॉर्मेट इसी तरह होता है कि थोड़ा सा ये जो टर्म है वो थोड़ी पीछे हट के आती है। जैसे एक फॉर्मेट होता है ना, डेफिनेशन का ऊपर वाली टर्म थोड़ी इधर होती है, डेफिनेशन थोड़ा हमें थोड़ा स्पेस देके स्टार्ट करते हैं ताकि पता चले ये डेफिनेशन। तो ये देखें इसका फॉर्मेट वही का वही नज़र आ रहा है आपको, सन ये थोड़े से लाइन का यहाँ पे गैप और यहाँ पे डेफिनेशन स्टार्ट होगी। अब नेस्टेड लिस्ट बनाना आगे कोई मुश्किल तो नहीं है, एक दफ़ा दोबारा बता दूँ, बताऊँ, सब हटा रही हूँ मैं, ठीक है। मैंने UL बनाया, LI बनाया, इसके अंदर कुछ भी बना दी लिस्ट मैंने ऐसे करके, दो LI बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही, ठीक है। इन 2 LI के बाद मुझे, इसके बाद मैं कह रही हूँ, इसके बाद मुझे अब बनानी है ऑर्डर लिस्ट बनानी है। ऑर्डर लिस्ट बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी अभी मैंने बताया आपको, OL से करेंगे, एंटर किया, ठीक है, लिस्ट का टैग दिया, मैंने यहाँ लिख दिया 1 2 और एक और बस 4 5, ये सिंपल एक बन गई हमारी। और इसके टाइप्स भी वैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अगर अंदर वाला है तो यहाँ पे लेके आप इसका टाइप भी कंट्रोल कर सकते हैं वैसे ही जैसे मैंने बताया था। अभी टाइप को एट्रीब्यूट देंगे, इक्वल का साइन देंगे, कोटेशन आ गई, कोटेशन के अंदर मैंने लिखा कि मुझे जो है ना वो स्मॉल अल्फ़ाबेट चाहिए, ये स्मॉल अल्फ़ाबेट से कवर होगी, ठीक है। ऊपर वाले को भी आप मैंने अभी जैसे बताया आप लोगों ने किया भी है, टाइप किया, इक्वल का साइन दिया और यहाँ पे मैंने लिखा स्क्वायर में कर दिया, आगे इसको, ये है नेस्टेड लिस्ट। आपकी कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, इजी, एक दो दफ़ा बनाएंगे। अभी पहली दफ़ा में नेस्टेड चीज़ थोड़ी बनानी, थोड़ा ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ बन रही, लेकिन जब 1 से 2 दफ़ा बनाएंगे ना तो ये चीज़ फिर आपको इजी लगेगी। अच्छा एक बार डबल चेक कर लेते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गए, फिर आपको टास्क दे देंगे। अच्छा तो मिस्टेक वर्ड कहा आपको, नेस्टेड, क्या कहा, नेस्टेड, ठीक है। नेस्ट आप लोग समझते हैं, नेस्ट किसको बोलते हैं, घोंसले को। एक से वो घोंसला आप लोगों ने देखा है, उसकी जो टिंकियाँ होती हैं वो 1 से 2 फिर 2 से 4 इस तरह से शाखे टाइप होती है, उसको हम कहते हैं नेस्टेड, ठीक है। तो उसी से कॉन्सेप्ट है कि एक चीज़ के अंदर कोई दूसरी चीज़ सेम वही होगी तो क्या कहलाएगी, नेस्टेड। अब जैसे लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बन रही है तो उसको क्या बोल सकते हैं आप, नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। अच्छा भाई तो नेस्टेड लिस्ट में कोई मसला नहीं है कि OL के अंदर UL भी बन सकता है,
यूएल के अंदर डेफिनेशन लिस्ट भी बन सकती है, डेफिनेशन के अंदर ओएल भी बन सकते हैं, कोई इसका सीक्वेंस का कोई मैटर नहीं है, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर हम एक यूएल बनाएं, ठीक है, यूएल कौन सी होती है, अनऑर्डर लिस्ट। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई आपके जो फेवरेट कलर्स कौन से हैं, आप लोग बोलोगे रेड, ठीक है, डायरेक्ट लिख दूं रेड, एल आई में लिखना पड़ेगा, ठीक है, रेड लिख दिया, ठीक है, और इसको हमने पिंक कर दिया, और इसको हमने, और कौन सा कलर पसंद है आप लोगों को, पर्पल, ब्लू, ठीक है, इस तरह से लिखा सिंपल। अभी तो अनऑर्डर लिस्ट बनी है, ऐसे लिखेगी, कोई इसमें सरप्राइज नहीं है। लेकिन अच्छा अगर मैं चाह रही हूँ कि रेड की भी तो वराइटीज होती है ना, वेरिएंट्स होते हैं, फिर उसमें डार्क होता है, लाइट होता है, ठीक है, हम चाह रहे हैं इसके आगे से एक और लिस्ट निकलनी चाहिए, ठीक है। अच्छा हम चाह रहे हैं कि उसमें कोई हमें नंबर नहीं मेंशन करना, अनऑर्डर लिस्ट ही होनी चाहिए। तो आप लोग कैसे करेंगे, अभी कितना समझ में आप लोगों को, कहाँ बनाऊँ मैं, कि मैं चाह रही हूँ कि रेड के आगे इसकी टाइप्स होनी चाहिए, रेड के नीचे। अच्छा भाई वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि जो एल आई एंडिंग इसका टैग हो रहा है इससे पहले आप बनाएं, याद रखिएगा, जो जिसके आगे से आप निकालना चाह रहे हैं लिस्ट को, जो इसका क्लोजिंग टैग है या एंडिंग टैग, उससे पहले आप स्पेस बनाएं और आप डिसाइड करें कि आपने यूएल बनाना है या ओएल बनाना है। ये अच्छी प्रैक्टिस है, बन तो वैसे भी जाएगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर एक काम प्रॉपर मैनर में करना है, आपने प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, तो अच्छी प्रैक्टिस ये है, ठीक है। अच्छा मैंने क्या बनाना था, अनऑर्डर लिस्ट ही बनानी थी। अब दोबारा से प्रोसेस करना पड़ेगा कि यूएल होता है, उसके अंदर एलआई होता है, ठीक है, और मैं कहती हूँ कि लाइट रेड हो जाए और एक और हमारे पास जो है वो एलआई हो जाए, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे डार्क। अब देखिए टैग्स मेरे ना आगे पीछे हो गए, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कौन सा क्लोज हो रहा है, कहाँ पे कौन सा ओपन हो रहा है। तो राइट क्लिक करके जब आप फॉर्मेट कर दें तो देखिए इससे बिल्कुल अलाइन हो जाता है। अब समझ में आ रहा है कि वाइट दिख रही है आपको यूएल यहाँ तक के, ठीक है, फिर आपको दिख रहा है कि एल आई जो है यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, फिर यूएल यहाँ से यहाँ तक है। अब आपको अंदाजा हो रहा है कि कौन सा टैग कहाँ पे क्लोज है, कहाँ पे ओपन है, तो फॉर्मेट कर लीजिएगा। फॉर्मेट क्या करता है कि आपके कोड में अलाइनमेंट देता है, ठीक है। अच्छा ये एक लिस्ट बना ली है मैंने, अब जाकर देखा तो आउटपुट आ गया। अच्छा देखिए आप लोग बाहर वाली भी यूएल थी, अंदर वाली भी यूएल थी, लेकिन क्योंकि डिफरेंस आना चाहिए ना, अगर मैं ये क्या करता, अगर इसको भी सर्किल बना लेता तो फिर दोनों सेम हो जाती। तो ब्राउजर ने क्या किया है कि थोड़ा सा डिफरेंस दिखाने के लिए बाहर वाली आउटर वाली को क्या कर दिया, डार्क कलर दे दिया, उसको बुलेट दे दिया, और अंदर वाले को क्या दे दिया, सर्किल। अच्छा अगर मैं चाह रही हूँ कि डार्क लाइट के डार्क जो रेड है इसकी भी दो टाइप्स होनी चाहिए, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यस इसका जो क्लोजिंग टैग है इससे पहले स्पेस देना है। अब क्या करते हैं हम इसमें ऑयल बना लेते हैं, ठीक है, ऑयल बनाया और क्या लिखना पड़ेगा, एल आई, ठीक है। अच्छा डार्क में क्या करें भाई, कंटेंट समझ में नहीं आता, एक तो डार्कर लिख देते हैं सिंपल ऐसे कोई, और इसमें एक और लिस्ट बनाते हैं डार्केस्ट। अब मुझे लग रहा है मेरा कोड आगे पीछे हो रहा है, तो मैंने इसको फॉर्मेट कर लिया, तो अब अलाइन हो गया, ठीक है। अच्छा भैया अब हम ज़रा जाकर देखें तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि 1 2 आ गए, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको ज़रा ओएल से यूएल कर दूँ तो अब क्या लगता है इसमें अब टाइप क्या हो जाए, क्योंकि बाहर वाला जो था वो डिस्क था, उसके अंदर क्या हुआ सर्किल, उसके अंदर देखें स्क्वायर हो गया। तो जितना आप नेस्टेड जाते रहेंगे ना स्टाइल्स का चेंज होता रहेगा। अच्छा मैं यही काम करूँगी, मैंने दोबारा से कॉपी किया और डार्केस्ट के आगे से मैंने एक और लिस्ट बना दी, ठीक है, अब इसका भी स्टाइल चेंज हो जाएगा, ठीक है। डिस्क इसका लास्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसने क्या किया, सबसे पहले डिस्क सर्किल स्क्वायर, फिर उसके अंदर से भी निकल गई तो स्क्वायर, अब ये स्क्वायर भी आएगी, देख लेते हैं, बहुत बार ट्राई करता है कि यहाँ पे क्लोजिंग किया और यहाँ पे एक और लिस्ट बना दी मैंने, बहुत ज़्यादा नेस्टेड कर दिया। अब देखिए फिर भी स्क्वायर चल रहा है, इसका लास्ट लेवल क्या है कि भाई स्क्वायर, अब इससे भी नेस्टेड होगा तो स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। अच्छा भाई अगर हम इसको ओएल कर दें तो कोई मसला नहीं है, इसकी नंबरिंग जस्ट चेंज हो जाएगी, ठीक है, इसके जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यूएल के अंदर ओएल भी बन सकते हैं, ओएल के अंदर यूएल भी बन सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा अगर यही वाला काम हम ऐसे करते कि ओएल की जगह सॉरी यूएल की जगह ओएल चल रहा होता, तो आपको क्या लगता है, बाय डिफॉल्ट 1 2 3 दिखाता, उसके अंदर क्या दिखाता, फिर वो जैसे उसने यूएल ने हमें क्या दिखाया, पहले डिस्क था, फिर हमारे पास क्या था, अच्छा इसमें हमें अल्फाबेट्स दिखाएगा, देख लेते हैं हम ज़रा। अच्छा इसमें हमें नंबरिंग ही दिखा रहा है, ठीक है, इसमें हमें नहीं दे रहा, ये आपको नंबर से दिखा रहा है कि भाई इसके अंदर नेस्टेड है तो उसके अंदर भी काउंटिंग है। फिर आप अगर खुद से चेंज करना चाह रहे हो तो टाइप का एट्रीब्यूट लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा डेफिनेशन भी लगा सकते हैं ना, कोई मसला तो नहीं है। अगर मैं चाह रही हूँ कि इस ओएल में डायग्राम के आगे से एक लिस्ट आनी चाहिए लेकिन वो एक डेफिनेशन लिस्ट हो, तो वो कैसे बनेगी, क्लोजिंग टैग से पहले डी एल का मतलब है डेफिनेशन लिस्ट और उसके अंदर डी डी का मतलब है डेफिनेशन टर्म, तो मैं HTML की लिख लेते हैं, ठीक है। और अगर इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो डी डी, अच्छा डी डी का मतलब डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है और डेफिनेशन डेटा भी हो सकता है।
तो HTML क्या होता है भाई? HTML इज अ कौन सी लैंग्वेज है? प्रोग्रामिंग है। ये मैंने सही लिखा है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग इससे क्या हम प्रोग्राम कर पा रहे हैं? इससे हम कुछ लॉजिक सीख पा रहे हैं? नहीं ना, ये प्रोग्रामिंग नहीं है। ये कौन सी है? मार्कअप लैंग्वेज। याद रखिएगा ये। अगर आप लोग बोलेंगे ना कि HTML प्रोग्रामिंग है तो मजाक उड़ेगा आपका, ठीक है? HTML कौन सी लैंग्वेज है? मार्कअप लैंग्वेज है। तो मैंने डेफिनेशन बनाई थी किसके आगे से? डार्कर से। तो ये डार्कर के आगे से देखें आप, क्योंकि स्क्रॉल हो रहा है तो अब ये एक के आगे मैंने जूम भी किया हुआ है, ठीक है? देखें आगे डेफिनेशन आ नहीं। तो इस तरह से जितना भी नेस्टेड कर सकते हैं, किसी भी टाइप की लिस्ट बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये बात समझ में आ गई? चले फिर मैं आप लोगों को एक टास्क दे देती हूँ कि आप लोगों ने ऐसा आउटपुट लेकर आना है, ठीक है? अच्छा, आउटपुट क्या है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए कि हमें बताएं ब्रांचेस ऑफ साइंसेस कौन सी होती हैं? जैसे कौन सी होती है? मैथ्स, फिजिक्स, ठीक है? ब्रांचेस कहते हैं ना इसको, ब्रांचेस। एक हेडिंग होनी चाहिए और उसमें लिखा हो ब्रांचेस ऑफ साइंस, ठीक है? नंबर 1 पे लिखा हो केमिस्ट्री, ठीक है? और नंबर 2 पे लिखा हो फिजिक्स, 3 पे लिखा हो बायोलॉजी, और क्या होती है? हाँ, और कौन सी होती है भाई? वोकैबुलरी खत्म हो गई। माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, वो तो उसकी टाइप हो जाएगी ना। वो वही लिखते। अच्छा वो हाँ, और कौन सी होती है? नहीं हो तो मैथमेटिक्स भी होती है, साइंस की तो ब्रांच है, ठीक है? इस तरह से ऑर्डर लिस्ट होनी चाहिए। एक और लिख देते हैं हम, 4 बुरी लग रही है। एक कोई और बताओ। कंप्यूटर भी तो है, इसको कैसे भूल सकते हैं हम? अच्छा भाई, आप देखें इस तरह से एक ऑर्डर लिस्ट होगी जिसके अंदर 5 बुलेट ये पॉइंट्स होंगे और ये लिखा होगा, ठीक है? क्या दिमाग में आएगी कैसे बनेगी? ओएल के थ्रू, ठीक है? अच्छा, केमिस्ट्री के अंदर भी तो जो है उसकी टाइप्स होती है। यस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंदर भी नंबर लिस्ट होनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक भी होती है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, ठीक है? इतना लिख दिया। अच्छा, फिजिक्स की भी 2 ब्रांचेस होती हैं। उसमें हमें खैर नंबर याद नहीं है, हम ऐसे लिख लेते हैं बुलेट पॉइंट्स के थ्रू, ये डॉट है, ठीक है? फिजिक्स की कौन सी होती है? नियो फिजिक्स, ओके। जियो? ओए भाई, इतने मुश्किल मत बताओ। हमें वोकैबुलरी खत्म हो गई, सर्च कर लेते हैं भाई। टाइप्स ऑफ क्या होता है? हमें सिर्फ कंटेंट चाहिए, लेकिन मैं चाह रही हूँ कोई मीनिंगफुल हो, तो ये साइंसेस वगैरह आप लोग रिलेट कर सकते हो। क्लासिकल फिजिक्स होती है, मॉडर्न फिजिक्स होती है, ओके? क्लासिकल फिजिक्स और कौन सी होती है? मॉडर्न, ठीक है? बायोलॉजी की भी होती होंगी। बायोलॉजी कौन सी होती है भाई? यस, ये कैसे भूल सकते हैं? zoology, बॉटनी। बॉटनी प्लांट्स वाली होती है ना, zoology एनिमल्स वाली। और मैथ्स की कौन सी होती है भाई? कैलकुलस नहीं, वो तो इंटायरली क्या होता है? अलजेब्रा, ज्योमेट्री, जियोमेट्री। कंप्यूटर की डेफिनेशन लिख देना, सही है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है? और क्या करना ज़रा, बॉटनी की डेफिनेशन लिख देना। बॉटनी इज ऑल अबाउट, ये मुझे यही दिमाग में आ रही थी। तो ये भाई इस तरह कुछ स्ट्रक्चर बनाना है आप लोगों ने। सबसे पहले क्या होगी? एक हेडिंग होगी, ठीक है? ये पहले पॉइंट्स बाहर वाले, आउटर वाले बनेंगे 5, ठीक है? इसके अंदर आप देख लीजिएगा जो मैंने टाइप्स वगैरह बताई, अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो कर लीजिएगा, लेकिन जहाँ डेफिनेशन लिखनी है ना वहाँ पे देख लीजिएगा। बॉटनी की डेफिनेशन लिख दिएगा, कंप्यूटर की डेफिनेशन लिख दिएगा। ये आपका टास्क है, अभी के अभी आप लोगों ने बनाकर दिखा कर जाना है, हो जाएगा? यस, 10 मिनट में कर लेंगे ना आप लोग? कर लेंगे ना? चलो ट्राई तो करें, देखते हैं कितना होता है, नहीं तो फिर असाइनमेंट दे दूँगी फिर आपको। ये नो 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 नो, वो मना कर देंगे। चले ट्राई करें, हो जाए ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको असाइनमेंट दे देंगे, ठीक है? चलो भाई, वीडियो को हम यहीं पे रख रहे हैं और अपलोड भी कर देंगे। 3 क्लासेस हो जाएंगी आपकी अब HTML की, ठीक है? और एंड में हम कहते हैं डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।
वैसे आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया सबने? अच्छी बात है।